अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम जनरल साइंस GSC 101 के फर्स्ट 5 to 6 लेक्चर्स को डिस्कस करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि हमें एक शॉर्ट वीडियो में इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स क्लियर करवाए जाएँ, तो इसलिए ये वीडियो जो है वो उन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली बनाई जा रही है। इसके जो फर्स्ट लेक्चर्स हैं वो फिज़िक्स की बेस पे है, ठीक है। इनका जो कंटेंट है आपके मिड पार्ट का वो फिज़िक्स की बेस पे है, और मेरे जो है डिस्कवर एजुकेशन के नाम से आप चैनल को सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे आपको GSC 101 के सेपरेट शॉर्ट लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, जिसमें मिड पार्ट के भी और फाइनल पार्ट के भी अपलोड किए गए हैं, ठीक है। तो चलते हैं ज़रा हम अपने लेक्चर की तरफ। फर्स्ट हमारे पास लेक्चर है फिज़िक्स का, जिसमें बेसिक इंट्रो है, ठीक है। उसने जो है वो यहाँ पे साइंस और ह्यूमैनिटी में बेसिक डिफरेंस बताया है। बेसिकली साइंस आपको पता है जो कि सर्टेन मेथड्स और प्रोसीजर्स के ज़रिए की जाती है, और इस पर कुछ जो है एक्सपेरिमेंट्स को डील किया जाता है। बाकी इसमें साइंस जो है वो बेसिकली हम देख सकते हैं कि चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने के लिए जो है वो साइंस बेसिकली होती है। साइंस का मतलब ही ये है कि हम चीज़ों को पहले ऑब्ज़र्व करते हैं, उसके बाद हम कोई नई चीज़ को डिस्कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है साइंटिफिक मेथड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है ये सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशंस, मेजरमेंट और एक्सपेरिमेंट्स एंड द फार्मूलेशन, टेस्टिंग एंड मॉडिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस। साइंटिफिक मेथड में सबसे पहले हम किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद उसकी मेजर करेंगे, ठीक है। फिर उस पर एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम डिफरेंट फार्मूलेशंस को अप्लाई करेंगे, यानी फार्मूलाज को अप्लाई करेंगे, देन उसकी टेस्टिंग करेंगे, और इसका जो लास्ट स्टेप है इसकी मॉडिफिकेशन करेंगे हाइपोथेसिस की। मॉडिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस का मतलब ये होता है कोई स्टेटमेंट, ठीक है। हाइपोथेसिस होती है कि जो स्टेटमेंट जो है वो ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। जो स्टेटमेंट हमने ऑब्जर्व की है, ऑब्जर्व इसमें हमारे पास 3 कंक्लूजन्स हो सकती हैं। या तो वो हाइपोथेसिस करेक्ट होगी, या वो पार्शली करेक्ट होगी, या वो इनकरेक्ट होगी, ठीक है। आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड आई होप कर रहे होंगे। यानी वो हाइपोथेसिस हमने अगर किसी एक चीज़ पर की है, या तो वो बिल्कुल ठीक है, या वो थोड़ी बहुत ठीक है, या वो बिल्कुल ही गलत है। तो ये 3 जो है इसकी कंक्लूजन्स में आ जाती हैं। और समटाइम्स आपके पेपर में जो है वो ऑब्जेक्टिव इस तरह भी पूछ सकते हैं कि हम साइंटिफिक मेथड में सेकंड स्टेप कौन सा अप्लाई करते हैं या थर्ड स्टेप। तो आपने याद रखना है, फर्स्टली ऑब्जर्वेशन होता है, सेकेंडली मेजरमेंट होता है, थर्ड एक्सपेरिमेंट, फोर्थ फार्मूलेशंस, फिफ्थ टेस्टिंग एंड सिक्स जो है वो मॉडिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस, ठीक है। तो आपने अपने आप को हर लिहाज से प्रिपेयर करना है कि वो जैसे भी MCQs या आपसे डेफिनेशन पूछे तो आप उसका फौरी जवाब दे सकें। नेक्स्ट उसने कहा कि जितनी भी साइंसेस होती हैं वो 2 फिलोसफिकल प्रिंसिपल्स को ओबे करती हैं। फर्स्ट हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ लॉजिक है, और सेकंड है सर्च फॉर द ट्रूथ, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ लॉजिक बेसिकली हमारे पास क्या होता है, फिजिक्स इज नोन एज द फंडामेंटल साइंस और अदर साइंस द लॉज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, ठीक है। इसमें जो फिजिक्स आपको पता है कि डील करती है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर को, एनर्जी को, और म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन देम। सिस्टम इंटरनेशनल हमारे पास जो है इसमें आ जाता है यूनिट, जिसमें मेजरमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं। आपको पता है कि कुछ यूनिट्स होते हैं जो कि मेजरमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसमें बेस क्वांटिटी भी आ जाएंगी, और ये देखिए SI यूनिट्स जो कि 7 SI यूनिट्स हैं, और इसमें बेस क्वांटिटी में हमारे पास आ जाएंगे लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, ठीक है। और इनके जो यूनिट आपने मस्ट याद करने हैं, MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिस तरह लेंथ का यूनिट मीटर है, मास का किलोग्राम है, टाइम का सेकंड है, करंट का एम्पेयर है। तो ये आप लिखा हुआ है, आप खुद पढ़ लेंगे, इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव, सप्लीमेंट्री यूनिट्स कितने हैं। फर्स्ट ये क्वेश्चन आता है, तो आपको पता होना चाहिए 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। फर्स्ट हमारे पास प्लेन एंगल है, और दूसरा सॉलिड एंगल है। प्लेन एंगल जो है वो रेडियन कहलाता है, और सॉलिड एंगल स्टे रेडियन, ठीक है। ये इनके यूनिट्स हैं। तो ये जो है वो मैक्सिमम MCQs में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो एरिया का उन्होंने फार्मूला यहाँ पे कंक्लूड किया हुआ है। आपको पता है कि लेंथ को ब्रेड्थ के साथ हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एरिया जाता है। तो एरिया जो है वो मीटर स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि लेंथ को मीटर इसका ऐसा यूनिट होता है, ब्रेड्थ का भी मीटर ही होता है, तो इसलिए जो है वो इसका निकाल लिया गया है। स्पीड का यूनिट होता है, इसका फार्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस का यूनिट मीटर है, टाइम का सेकेंड है, तो ये मीटर पर सेकेंड बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक मेथड
जो है बेसिकली यूज़ इसलिए किया जाता है बहुत बड़े यूनिट्स को छोटे यूनिट्स में चेंज करने के लिए, यानी हम यूनिट्स नहीं कह सकते, इसमें पावर कह सकते हैं। जैसे कि 10 की पावर में हमने जो है वो 8 है। अब देखिए ये कितने बड़े नंबर्स में हमारे पास डिजिट्स में दिया गया है, लेकिन इसको हमने अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो हमने 10⁻8 कर दिया, क्योंकि इसके साथ 8 ज़ीरो थी। तो ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन होती है कि हम बहुत बड़े नंबर्स को छोटे नंबर्स में 10 की पावर्स में राइट कर देते हैं। तो ये भी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि साइंटिफिक नोटेशंस क्या है। नेक्स्ट हमारे पास कॉमन प्रीफिक्सेस आ जाते हैं। कॉमन प्रीफिक्सेस में नैनो आ जाएगा जो कि 10⁻⁹ होता है, माइक्रो -6 होता है, मिली -3 होता है, इसी तरह सेंटी -2 होता है और किलो 3 मेगा 6। तो ये आपके सामने लिखे हुए हैं, इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है। ठीक हो गया। नेक्स्ट फिज़िक्स की जो है वो 2 ब्रांचेस में इसको डिवाइड किया गया है, एक है क्लासिकल फिज़िक्स और दूसरा है मॉडर्न फिज़िक्स। क्लासिकल फिज़िक्स जो है वो डील करती है मैकेनिक्स को, वेव्स को, लाइट, हीट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को, ठीक है। और मॉडर्न फिज़िक्स जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स और एटॉमिक और न्यूक्लियर फिज़िक्स को डील करती है। सेपरेट इसके हमने अभी फ़िलहाल आप डेफिनेशन याद कर लें, नेक्स्ट आके इसकी हम डिटेल थोड़ा डिस्कस करते हैं। मैकेनिक्स साइंस की वो ब्रांच होती है जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशंस को स्टडी करते हैं, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है मोशन में है तो वो क्यों है, किस वजह से है, तो ये चीज़ जो है वो मैकेनिक्स में हम स्टडी करेंगे। मैकेनिक्स को जो डिवाइड फर्दर किया गया है काइनेमेटिक्स में और डायनामिक्स में। काइनेमेटिक्स जो होती है इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ बॉडी विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स। यानी काइनेमेटिक्स में साइंस की फिज़िक्स की वो ब्रांच होती है जिसमें हम मोशन को स्टडी करते हैं, लेकिन वो ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है तो वो उस पर कोई फोर्स जो है वो अप्लाई नहीं की गई, विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स, ठीक है। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो खुद मोशन में है, उस पर कोई जो है वो फोर्स अप्लाई नहीं की गई। नेक्स्ट हमारे पास डायनामिक्स आ जाता है। डायनामिक्स में कोई ऑब्जेक्ट अगर मूवमेंट कर रहा है तो उस पर कोई फोर्स एक्ट कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास स्टेट ऑफ रेस्ट आ जाता है। रेस्ट का आपको पता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो अपने रेस्ट की हालत में ही रहेगा, तब तक रहेगा जब तक उस पर कोई भी सराउंडिंग फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं की जाएगी। स्टेट ऑफ मोशन वो ऐसी फोर्स होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन अगर चेंज कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड की गई है। इसको थोड़ा सा हम एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल जो है वो एक बॉल है आपके पास, वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहेगी जब तक आप उसको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। इसी तरह अगर बॉल को आप थोड़ी सी फोर्स टच करेंगे वो फ़ौरन मूव करना स्टार्ट कर जाएगी, तो उसका ये होगा कि आपने थोड़ी सी उसको एक्सटर्नल फोर्स दी है तो वो मूव करना स्टार्ट हो गई है, यानी मोशन में आ गई है। नेक्स्ट जो है वो 3 टाइप्स होती है मोशन की। फर्स्ट है ट्रांसलेटरी मोशन, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, रैंडम मोशन, ठीक है। इसी तरह जो है रोटेटरी मोशन है, वाइब्रेटरी मोशन है। आपने याद रखना है ट्रांसलेटरी मोशन जो है वो ट्रांसलेटरी से याद रखें कि इसमें हर पार्टिकल सेम मोशन में कर रहा होता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। सॉरी स्ट्रेट लाइन में नहीं, इसमें हर पार्टिकल जो है वो उनकी मोशन सेम होती है, ठीक है। तो आपने जिस तरह देखा होगा कि अक्सर स्पैरोज़ को वो उनका बैच जब जा रहा होता है तो उनकी मोशन जो होती है वो हर जो है वो पीछे वाली स्पैरो को फॉलो कर रहे होते हैं। तो ये इसके मोशन में जो है वो हम ट्रांसलेटरी मोशन ले सकते हैं। और ट्रांसलेटरी मोशन की फर्दर जो है वो 3 टाइप्स होती हैं, उसमें लीनियर आ जाती है, सर्कुलर आ जाती है और रैंडम आ जाती है। लीनियर मोशन हमेशा स्ट्रेट लाइन में होती है। इसके ऑब्जेक्टिव यहाँ से बहुत आता है कि स्ट्रेट लाइन मोशन किस में आ जाती है, तो आपने याद रखा है लीनियर मोशन में इसका जो है एग्जांपल मोशन ऑफ द फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ठीक है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर से फेंके तो आपने देखा होगा वो बिल्कुल स्ट्रेट आता है, कभी भी वो जो है वो सर्कुलर में मूव नहीं करेगा। नेक्स्ट सर्कुलर मोशन आ जाता है। सर्कुलर मोशन में होता है कि आपको पता है कि इसके सर्कल में से जो है वो नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है कि सर्कल में इसकी मूवमेंट होगी। फॉर एग्जांपल स्टोन अटैच एट वन एंड ऑफ थ्रेड, ठीक है। एक स्टोन है, उसको आप एक थ्रेड के साथ, धागे के साथ आप एक पत्थर को बांध दें और जब आप उसको घुमाएंगे ना तो वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। इसी तरह रैंडम मोशन आ जाता है। रैंडम मोशन जो है वो इरेगुलर मैनर से होती है, ठीक है।
इसी तरह मोशन ऑफ फुटबॉल प्लेयर ऑन द ग्राउंड, ठीक है, वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। फ्लाइट ऑफ अ बटरफ्लाई, मोशन ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल्स, तो ये रैंडम मोशन की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट आ जाता है रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन जो होती है एक्सिस के गिर्द, एक पॉइंट के गिर्द जो बॉडी की मोशन होती है उसको हम रोटेटरी मोशन कहते हैं। जैसे कि फैन की मोशन हो गई, व्हील की मोशन हो गई जो कि अपने व्हीकल के गिर्द मूव कर रहा होता है, ठीक है। द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, आपने देखा होगा कि वो इसका एक स्पेसिफिक एक पॉइंट होता है जिसके वो उस एक्सिस के गिर्द ही वो जो है घूम रही होती है। नेक्स्ट वाइब्रेटरी मोशन आ गया। वाइब्रेटरी मोशन होता है टू एंड फ्रो मोशन, किसी भी बॉडी के आगे और पीछे की हरकत जो है वो वाइब्रेटरी मोशन कहलाती है। जैसे पेंडुलम की मोशन हो गई है, स्विंगिंग क्रेडल, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ठीक है, द डोर ऑफ रेफ्रिजरेटर। नेक्स्ट इसका एक क्वेश्चन है, आर मोशन आर रेस्ट एब्सोल्यूट और रिलेटिव। तो इस टर्म में जो है मोशन जो है वो रिलेटिव होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, कार के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है, उसके हाथ में एक बॉल है और हम देख सकते हैं कि वो बॉल रेस्ट की हालत में है, लेकिन जो बाहर पर्सन है उसको फील हो रहा है कि ये बॉल जो है वो मूव कर रही है। और उसको ऐसा क्यों फील हो रहा है कि बॉल मूव कर रही है, हालांकि वो एक शख्स के हाथ में है, वो रेस्ट में की हालत में है, क्योंकि वो कार जो है वो मूव कर रही है, इस वजह से उसको ऐसा फील हो रहा है। नेक्स्ट है, हाउ कैन अ स्टेट ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी डिपेंड अपॉन द ऑब्जर्वर। तो ये दो तरह के ऑब्जर्वर है, इसकी जो है वो एक ट्रेन में मौजूद है, दूसरा प्लेटफॉर्म है। तो ये जो है ना आप खुद एग्जांपल पढ़ लें क्योंकि ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट ही मैंने आपको बता दी है, बाकी इसको आप खुद पढ़ेंगे तो ये आपको पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 आ जाता है, ये काइनेमेटिक्स का फर्स्ट पार्ट है, इसमें फिजिकल क्वांटिटी है इसका फर्स्ट टॉपिक। फिजिकल क्वांटिटी स्टूडेंट्स ऐसी क्वांटिटी होती है जिनको डिस्क्राइब भी कर सकते हैं और मेजर भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, टाइम, फ्रीक्वेंसी, स्पीड, यानी ये वो क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम जो है वो मेजर भी कर सकते हैं, डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इसकी एग्जांपल्स को देखकर आपसे पूछ सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी है या नॉन फिजिकल। नॉन फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली वो क्वांटिटी होती है जिनको हम जो है वो मेजर नहीं कर सकते, जिनकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं होती, जिनको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमारे पास नॉन फिजिकल क्वांटिटी में आ जाएगा, जैसे कि लव, हेट, ब्यूटी, हैप्पीनेस इटीसी। तो आप इसको जो है वो यानी इमोशनल स्टेट है, इनको आप मेजर नहीं कर सकते, ठीक है, इनका कोई भी आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो ये आपके जो है वो इसकी एग्जांपल्स हैं और ये नॉन फिजिकल क्वांटिटी है, आपने एग्जांपल्स अच्छे से करनी है। नेक्स्ट जो है इसके फिजिकल क्वांटिटी को जो है डिवाइड किया गया है 2 डिफरेंट कंपोनेंट्स में, एक कंपोनेंट वेक्टर है और दूसरा स्केलर है, ठीक है। वेक्टर जो हमारे पास होता है इसको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत होती है, ठीक है। और इसकी एग्जांपल है वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम आ जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव एग्जांपल्स मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि आपने अच्छे से करनी है क्योंकि वो एग्जांपल्स को ही देखकर आपसे पूछते हैं कि ये जो है वो किसकी एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट स्केलर आ जाता है। स्केलर जो होती है ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनमें डिस्क्राइब करने के लिए जो है वो मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, विच रिक्वायर्स ओनली मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शन फॉर इट्स डिस्क्रिप्शन, ठीक है। इसकी एग्जांपल में डिस्टेंस, स्पीड, मास, टाइम, वर्क आ जाता है, यानी इसमें हमारे पास वेक्टर में दोनों की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट टॉपिक है एडिंग स्केलर क्वांटिटी, वी ऐड देम जस्ट लाइक एवरीडे अर्थमेटिक, ठीक है। रोज़मर्रा जिस तरह हम ऐड करते हैं, जिस तरह 5 लीटर्स है मेरे को 7 लीटर्स है तो 5 और 7 को हम ऐड करेंगे 12 लीटर्स आ जाएगा। लेकिन वेक्टर को ऐड करने के लिए या सब्ट्रैक्ट करने के लिए जो मेथड यूज़ किया जाता है, जो रूल यूज़ किया जाता है वो हेड टू टेल रूल होता है। यह आपने अपने माइंड में रखना है कि वेक्टर्स को ऐड करने के लिए कौन सा रूल यूज़ किया जाता है और इसकी ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, हम यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल 3 वेक्टर्स हैं, एक्स वेक्टर है, ठीक है, ये एक्स वेक्टर है, ये वाई है और ये हमारे पास जी वेक्टर है। अब इन तीनों वेक्टर्स को हमने ऐड करना है। अब तीनों को ऐड करने के लिए देखिए एक्स वेक्टर है, एक्स वेक्टर की ये वाली जो चीज़ है, ये वाला, इसको हम कहते हैं टेल, ये टेल कहलाता है और ये वाला जो है इसका हेड होता है, ठीक है। ये मैं सर्कल इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको क्लियर पता चले कि टेल कौन सी चीज़ है। ये हमारे पास टेल होती है, यहाँ पे मैं टी रिप्रेजेंट कर देती हूँ, ये हेड, सॉरी ये टेल है और ये हेड है, ठीक हो गया। अब इसका जो टेल है वो और इसके जो हेड है, अब वाई वेक्टर यहाँ पे बनाएंगे, वाई वेक्टर की टेल के साथ
वाई वेक्टर की टेल के साथ एक्स वेक्टर के हेड को ऐड करना है, ठीक है, इसके साथ ज्वाइन होगा। अब अगर हमने जी वेक्टर इसको साथ में ऐड करना हुआ तो इसी तरह जो है वो जी वेक्टर की जो टेल होगी वो वाई वेक्टर के हेड के साथ अटैच होगी। तो ये इस तरह हम 3 वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो है यहाँ पे आपके मेंशन है, तो जो कि मैंने आपको सिंपल वे में बता दी है। ज्वाइन द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर विद द टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर, ठीक है। इस तरह जो है हमने एक रिजल्टेंट वेक्टर लेना होता है और रिजल्टेंट वेक्टर इनका ऐसे आता है, यानी यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर है। इसको हम थोड़ा क्लियर और भी कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक आएगा, यानी ये यहाँ पे यानी एक्स वाई जी तीनों को जो है वो इकट्ठा कर रहा होगा, ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर बन जाएगा। नेक्स्ट स्केलर और फिजिकल क्वांटिटीज जो कि हमने देखी है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं। डिस्टेंस जो होते हैं वो दो पॉइंट्स के दरमियान जो फासला होता है ना उसको डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। मूविंग बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स हैं ए टू बी और इनके दरमियान जो कवर डिस्टेंस कर रहे हैं वो डिस्टेंस कहलाएगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा कि दो पॉइंट्स अगर वो मूव कर रहे हैं उसके दरमियान वो डिस्टेंस होगा, लेकिन 2 पॉइंट्स के दरमियान एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में डिस्टेंस होगा, उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के यूनिट जो होते हैं वो सेम होते हैं, जो कि मीटर है। मीटर एक बेस यूनिट है, ठीक है। कुछ यूनिट स्मॉलर होते हैं, कुछ लार्जर होते हैं। स्मॉलर यूनिट सेंटीमीटर है तो आपको पता है 1/100 होगा, मिलीमीटर में 1000 होगा, माइक्रोमीटर में तो ये आपके सामने है जो कि 10⁻⁶ के इक्वल होते हैं माइक्रो। इसी तरह लार्ज यूनिट होते हैं, किलोमीटर है, मेगा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स और लाइट ईयर, तो ये आप जो है वो देख लीजिएगा। इसके जो ये लार्ज यूनिट्स में आप थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, वैसे ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन वो जो पीछे अभी हमने जो है वो लाइट ईयर का यूनिट ये आ जाता है 9.4 × 10⁻²1, ठीक है। ये रेस 10 की पावर में है, 21 10 के साथ नहीं है, तो इसको आप क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान। ये शॉर्ट क्वेश्चन में या एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट्स को डायरेक्शन की ज़रूरत होती है लेकिन डिस्टेंस को नहीं होती, ठीक है। तो जिसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती तो वो आपको पता है कि स्केलर क्वांटिटी होती है, ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। इस तरह डिस्टेंस जो है वो इसकी लेंथ एक्चुअल पाथ ट्रांसफर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग मोशन, यानी इसका जो एक्चुअल पाथ होता है वो उसमें मूव करती है, लेकिन ये दो शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसी तरह डिस्टेंस की वैल्यू नेगेटिव या ज़ीरो जो है वो नहीं हो सकती, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की जो है वो नेगेटिव या ज़ीरो हो सकती है। तो इसको आप बहुत इजी सा ये कॉन्सेप्ट है, यही चीज़ वही रिपीट की गई है कि एक्चुअल डिस्टेंस जो है ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम ऑफ इंटरवल कैन बी इक्वल टू द ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट का होता है ये 2 पॉइंट्स के होता है और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। बस आपने ये याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, लेकिन जो डिस्टेंस होता है वो एक्चुअल पाथ में होता है, ठीक है, जो कि गिवन टाइम ऑफ इंटरवल में कवर करना होता है। नेक्स्ट स्पीड और वेलोसिटी आ जाती है। स्पीड जो होती है इसका फार्मूला हमारे पास है डिस्टेंस ओवर टाइम, यानी डिस्टेंस कवर्ड बाय अ टाइम टेकन। वेलोसिटी जो होती है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ टाइम टेकन। तो ये हमारे पास जो है इनके फार्मूलाज भी इसी तरह बन जाएगा। डिस्टेंस मूव ओवर टाइम टेकन, डिस्टेंस का आपको पता है कि मीटर होता है, टाइम का सेकंड होता है, तो मीटर पर सेकंड बन जाएगा। सेम एज वेलोसिटी का भी इसी तरह। स्पीड क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है तो इसलिए स्केलर के साथ डिस्टेंस आएगा। वेक्टर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हमने पहले भी क्लियर कर ली है फर्स्ट चैप्टर में। तो अब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी को वी आई से रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को वी एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली इनिशियल वेलोसिटी स्टार्ट होती है जो कि स्टार्ट से जहाँ से कोई भी बॉडी ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करता है वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कहलाती है, और जहाँ तक वो मूव करता है या उसका एंडिंग पॉइंट होता है वो उसकी फाइनल वेलोसिटी होती है। और एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर इन अ टोटल टाइम ऑफ इंटरवल, ठीक है। तो ये एवरेज वेलोसिटी वी एफ यानी फाइनल वेलोसिटी को ऐड करना है इनिशियल वेलोसिटी में और डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। इस तरह रिलेटिव वेलोसिटी आ जाती है। रिलेटिव वेलोसिटी में आपने जो है वो जो फाइनल वेलोसिटी होगी उसमें से माइनस कर देना है इनिशियल वेलोसिटी को, ठीक है। इसी तरह अगर वो सेम डायरेक्शन मूव कर रहे होंगे, अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं तो वो जो है वो दोनों उसको ऐड करना है। यहाँ पे इसने बात की है
relative velocity is always a velocity when there are two more bodies moving with respect to each other। relative का मतलब है कंपैरिजन है, ठीक है। जब दो बॉडी एक दूसरे से कंपेयर कर रही हो, कंपेयरिंग में मूव कर रही हो, तो वो जो है relative में आ जाएगा। एक्सेलरेशन होता है द टाइम रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन, तो एक्सेलरेशन क्या है कि फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल को माइनस करना है ओवर टाइम। नेक्स्ट एक्सेलरेशन और डे एक्सेलरेशन में फ़र्क ये होता है, इनमें कुछ सिमिलरिटीज़ भी है, कुछ डिफरेंसेस भी हैं। सिमिलरिटीज़ ये है कि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, दोनों क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, और उनके सेम यूनिट्स हैं। लेकिन एक्सेलरेशन जो होता है ना, वो वेलोसिटी बढ़ने के साथ इंक्रीज़ करता है, लेकिन डी एक्सेलरेशन जो है वो डिक्रीज़ करता है। तो ये इसमें जो है वो डिफरेंस है। नेक्स्ट ये आपके पास डाटा दिया गया है, डाटा में डिस्टेंस आपको दिया गया है 400 मीटर, इसी तरह टाइम दिया गया है 42.8 सेकेंड और एवरेज स्पीड पूछी हुई है। आपके पास डाटा गिवन है, आपने सिंपली क्या करना है, इसमें फार्मूला अप्लाई करना है। डिस्टेंस को एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एस ओवर टी। फार्मूला पुट किया और उसमें वैल्यूज पुट किया, आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट हो जाता है। आई होप आपको लेक्चर 2 की समझ आ गई होगी। लेक्चर नंबर 3 में काइनेमेटिक्स का हम सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। इसमें ग्राफ्स के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। ग्राफ बेसिकली एक मैथमेटिकल टूल होता है, ये टेक्निक होती है जो कि रिलेशनशिप्स को, दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ के रिलेशनशिप को शो करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें रिलेशनशिप जो है वो एक्स एक्सिस पे, ठीक है, या वाई एक्सिस पे होते हैं। एक्स एक्सिस पे शो किए जाते हैं और वाई एक्सिस पे, ठीक है। जिस तरह एक्स एक्सिस पे चेंजेस होती है, इसी तरह कुछ वाई एक्सिस पर भी चेंजिंग होती है। तो ये मैं थोड़ा सा आपको बनाकर भी दिखा देती हूँ। देखिए ये आपके सामने ही शेप्स होता है ग्राफ। तो ग्राफ की शेप से तो आई होप सभी वाकिफ़ होंगे, यूनी लेवल के स्टूडेंट्स हैं आप। ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये वाई एक्सिस है, और इसमें ये दो क्वांटिटीज आ गई ना, तो ये हमारे पास ग्राफ होगा। अब उसने बात की है कि एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी भी जो है वो बढ़ जाए तो वो स्ट्रेट लाइन में शो करती है। इसी तरह कांस्टेंट क्वांटिटी को बिल्कुल, ये थोड़ी सी आपके पास ये कर्व, इसको हम नहीं कह सकते, ये स्ट्रेट लाइन में ही आ जाती है, ठीक है। लेकिन अगर कांस्टेंट बिल्कुल स्पीड हो तो ये बिल्कुल ही एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन होती है। तो आपने याद रखना है टाइम के साथ जो कांस्टेंट हो वो बिल्कुल स्ट्रेट हो गई। और वाई एक्सिस पे यहाँ पे डिस्टेंस शो किया गया है, एक्स एक्सिस पे टाइम शो किया गया है। अब उसने कहा वो क्वांटिटी जो टाइम के साथ बढ़ती है लेकिन वो कांस्टेंट रेट को शो नहीं करती, तो इसमें एक कर्व दी जाएगी। तो ये आपने जो है वो ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है कि वो ग्राफ दे सकते हैं ऑप्शन में, और बाकी आपको ऊपर स्टेटमेंट देगा कि ये जो है वो इसका ग्राफ किस तरह बनेगा। अगर कोई क्वांटिटी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है और कांस्टेंट है तो वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाएगी, और अगर क्वांटिटी जो है वो बढ़ रही है लेकिन कांस्टेंट नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली आपको पता है कर्व बनाएगी, ठीक है। इसी तरह जो है वो क्वांटिटी जो डिक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ का ग्राफ हमेशा ऊपर से नीचे होता है, इंक्रीज़ का ग्राफ जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ होगा। अब यहाँ पे क्वांटिटी डिक्रीज़ कर रही है टाइम के साथ, तो आपने जो है वो नीचे की डाउनवर्ड होगा, क्योंकि टाइम जो है वो एक्स एक्सिस पर है और ये वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट होंगे। ये कुछ स्टेप्स हैं जो कि ग्राफ को ड्रा करने के लिए, प्लॉट करने के लिए जो है वो आपको फॉलो करने होते हैं। मैं वैसे ही आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। हमने जो है वो दो वेरिएबल्स लेने होते हैं, एक एक्स एक्सिस पर और दूसरा वाई एक्सिस पर। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे आपने क्वांटिटीज़ को उसके बाद रिप्रेजेंट करना होता है। एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करना है, वाई एक्सिस को आपने रिप्रेजेंट करना है टाइम को। उसके बाद आपने अकॉर्डिंग टू कंडीशन के उस पर मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, सॉरी उस पर डायरेक्शन बढ़ रही है या उसका इंक्रीज़ कर रही है, डिक्रीज़ कर रही है, जो भी वेलोसिटीज़ दी गई है या डिस्टेंस दिया गया है, तो आपने उसके अकॉर्डिंगली ही उसको जो है वो करना है, ठीक है। कांस्टेंट होगा तो आपने याद रखना है, अगर वो कांस्टेंट है और मूव कर रहा है तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी। अगर इंक्रीज़ कर रहा है और इंक्रीज़ करने के साथ साथ जो है वो कांस्टेंट भी है तो वो अपवर्ड की तरफ मूव करेगा। देखिए ये जिस तरह आपके पास दिया गया है फर्स्ट ग्राफ था, ये देखिए ये आपके पास कांस्टेंट स्पीड भी है ये, लेकिन इंक्रीज़ है तो इस वजह से है। लेकिन जो डिक्रीज़ कर रहा होगा वो डाउनवर्ड इसकी लाइन रिप्रेजेंट होगी, जिस तरह ये दी गई है, ठीक है, बिल्कुल नीचे की तरफ। आई होप इसके आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इसकी प्रेजेंटेशन आ जाती है, वही चीज़ है जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। डायरेक्ट और इंक्रीजिंग प्रोपोर्शन में देखिए इसका मतलब ये है कि अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, पहले वो रेस्ट की हालत में था, जब वो रेस्ट की हालत में था तब उसका डिस्टेंस और टाइम 0 था। जब उसने मूव करना स्टार्ट करती है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, और वेलोसिटी बढ़ने के साथ जब उसका डिस्टेंस भी
जाहिर सी बात है जब वो मूव कर रहा है तो उसने डिस्टेंस भी कुछ कवर किया होगा, तो वो डिस्टेंस भी इंक्रीज़ करेगा और टाइम भी। तो इस तरह जो है एक स्ट्रेट लाइन शो होगी जो कि डायरेक्ट और इंक्रीजिंग प्रोपोर्शन को शो कर रही है। नेक्स्ट इन्वर्स और डिक्रीजिंग प्रोपोर्शन है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ और अचानक से जब ब्रेक अप्लाई की जाती है तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। तो इस तरह क्या होता है कि वो डिस्टेंस तो वो कम तय करते हैं और टाइम लेकिन बढ़ जाते हैं, विच शोज एज इन्वर्स और डिक्रीजिंग प्रोपोर्शन। क्योंकि उसकी वेलोसिटी कम हो गई है, उसने डिस्टेंस और टाइम उसका बढ़ा है तो सडनली ब्रेक अप्लाई की वजह से, तो इस वजह से ये इन्वर्स डिक्रीजिंग प्रोपोर्शन को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह नेक्स्ट ये ग्राफ उन्होंने दिए हुए हैं और मैंने आपको ग्राफ अच्छे से समझा दिए हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ठीक है। डिस्टेंस इंक्रीज करता है टाइम के साथ, वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। ये सारे अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। रेट ऑफ चेंज स्लोप ऑफ अ ग्राफ, ये स्लोप का आप इसका फार्मूला देख लें, y2 माइनस y1 ओवर, यहाँ पे डिवाइड का साइन है, x2 माइनस x1 होता है। तो इसको आप अच्छे से देख लें, ये क्लियर आपके सामने दिया गया है क्योंकि इसको यूज़ करते हुए कुछ एग्जाम्पल्स भी हम सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट यहाँ पे जो है, यहाँ पे उसने कहा है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव वेलोसिटी का क्या मतलब है। इनके जो है वो चेंजेस क्या है। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब है कि वेलोसिटी कम हो रही है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ शुड बी नेगेटिव। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द रिटार्डेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर क्विज, ये ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछा जाता है। रिटार्डेशन क्या है, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 आ जाता है। इसमें काइनेमेटिक्स इक्वेशंस को हमने स्टडी करना है। ये इक्वेशंस और मोशंस हैं जो कि हमें बताती है कि कोई भी बॉडी जो है वो मूव किस बिहेव से कर रही है, ठीक है। बॉडी की पोजीशन क्या है, उसके मूव करते हुए बॉडी की पोजीशंस को बताती है। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं और फंडामेंटल इक्वेशंस ऑफ मोशंस ये भी पूछा जा सकता है कितनी है, तो आपको पता होना चाहिए 3 है। सैम्पल इसमें यूज़ किए जाते हैं इनिशियल वेलोसिटी के लिए vi, फाइनल वेलोसिटी के लिए vf, एक्सेलरेशन के लिए a। इसी तरह टाइम और डिस्प्लेसमेंट के लिए भी आपके सामने लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। कुछ कंडीशंस हैं जब हम इक्वेशंस और मोशंस अप्लाई करते हैं। मोशन हमेशा जो है वो स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन विल बी कंसीडर्ड, ठीक है। इसी तरह इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और इनकी जो क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है या नेगेटिव है वो गिवन हो तो हम इसमें एक्सेलरेशन मोशंस को अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट रिलेशनशिप है वेलोसिटी और टाइम के दरमियान, जो कि हम पीछे भी स्टडी कर चुके हैं। द लॉन्गर द एक्सेलरेशन द ग्रेटर द चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। एक्सेलरेशन जितना ज़्यादा होगा उतनी ही वेलोसिटी में चेंजेस आएंगी। तो एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टाइम की। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करते हुए जो है वो देखिए, एक कार है वो मूव कर रही है अपनी इनिशियल वेलोसिटी vi से, कुछ टाइम बाद उसकी जो वेलोसिटी vf हो जाती है, यानी vf हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है। और एक्सेलरेशन जो है वो एवरेज वेलोसिटी, यहाँ पे एवरेज एक्सेलरेशन गिवन है क्योंकि कार मूव कर रही है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से। तो हमारे पास जो है वो एक्सेलरेशन आपको पता है कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, डेल v ओवर डेल t होता है। तो इस वजह से इसको राइट कर लेंगे। और यहाँ पे हमारे पास क्योंकि एवरेज एक्सेलरेशन है जो कि फाइनल वेलोसिटी को माइनस इनिशियल वेलोसिटी करने से हमारे पास एवरेज आता है, तो इस वजह से हमारे पास एक्सेलरेशन vf माइनस vi ओवर t हो जाएगा। तो क्या होगा, a t इज इक्वल टू vf माइनस vi बन जाएगा, यानी ये वाला a जो है इस t के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक बार मैं आपको क्लियर करवा देती हूँ, जो कि मैथ्स के स्टूडेंट्स नहीं हैं उनके लिए ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पॉइंट तो नहीं है वैसे, लेकिन उनको समझने में मुश्किल ना, इसलिए मैं खुद करवा देती हूँ, ठीक है। ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी को vf माइनस vi किया है। अब a और t को आपने मल्टीप्लाई करना है। जब आप a t को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो a t इज इक्वल vf माइनस vi। अब यहाँ पे उन्होंने जो है वो आपके सामने vf का निकाला हुआ है, ऐसे ही है ये। अगर vf को मैं इस साइड ले आऊँ तो vi प्लस ए टी, या आपके पास जो है वो आप इसको इस तरफ ले आए, ठीक है, तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। तो इस तरह इन्होंने यहाँ पे ड्राइव की हुई है, ये आपके सामने है। ये हमारे पास जो है वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई है। नेक्स्ट इसका जो है वो एक न्यूमेरिकल है।
इसमें आप देखिए आपके पास इनिशियल वेलोसिटी दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और इसी तरह जो है वो टाइम दिया गया है 6 सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी हमने एवरेज एक्सेलरेशन बाल का फाइंड आउट करना है और इसका रिलेशनशिप अभी हमने फार्मूला में कंक्लूड किया है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी है और इसके आपने सब्सटीट्यूशंस करनी है, वैल्यूज पुट करने हैं और एक्सेलरेशन निकाल लेना है। माइनस साइन जो है वो इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में है इनिशियल वेलोसिटी के। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है, इसमें भी आपको इनिशियल वेलोसिटी दी गई है, इसी तरह टाइम दिया गया है, आपने 4 सेकंड पर इसके बाल की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। वही सेम आपने जो है वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करनी है, फार्मूला पुट करेंगे, ठीक है, उसमें वैल्यूज उसके अकॉर्डिंग ही और निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाती है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में बॉडी जब मूव कर रही होती है इनिशियल वेलोसिटी से कुछ टाइम बाद उसकी वेलोसिटी जो है वो वी.एफ हो जाती है। इसी तरह टोटल डिस्टेंस एस है जो कि टी टाइम में कवर हो रहा है। डिस्टेंस जो है वो टाइम मल्टीप्लाई बाय एवरेज वेलोसिटी के इक्वल होता है, यानी एस इज इक्वल टू वी एवरेज टी। वी एवरेज वेलोसिटी का हमने फार्मूला वी आई प्लस वी एफ ओवर 2 है और इसको हमने इसकी जगह पुट कर देना है। जब हम वी एवरेज का फार्मूला वेलोसिटी का इस पर पुट करेंगे साथ में टी अप्लाई कर देंगे, ये आपके सामने आ गया है, ठीक है, टी साथ में मल्टीप्लाई हो गया, बाकी सारा वैसे ही है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अभी हमने कंक्लूड की है, वो ये है जो कि वी एफ के इक्वल है। तो आपने सिंपली क्या करना है, वी आई प्लस वी एफ की जगह पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पुट कर देंगे, ओवर 2 है और टी आ जाएगा। अब सिंपली आप इसको जो है वो 2 के साथ सबको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, और डिवाइड करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। रिलेशनशिप डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरमियान है, तो इसको आप ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि अभी हमने ड्राइव की है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स एवरेज वेलोसिटी एंड टाइम। इसी तरह जो है ये वेलोसिटी का ए मल्टीप्लाई बाई टी, यानी डायरेक्टली जो है वो अगर कांस्टेंट हो टी तब हमारे पास टाइम आएगा। कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन इसमें से कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ग्राफ का ही है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। जब कांस्टेंट होगा तो आपने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन शो करनी है। इसी तरह जब एस इज इक्वल टू 1/2 ए टी स्क्वायर होगा तो इसकी पोजीशन कुछ इस तरह होगी, थोड़ी सी कर्व सी टाइप की, ठीक है। वी इज इक्वल टू ए टी ये आपकी जो है वो इस तरह शो किया जाएगा और कांस्टेंट में बिल्कुल एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन होती है। ये न्यूमेरिकल है, आपने इसमें भी जो है वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को पुट करना है और इसका निकाल लेना है। नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर 5 आ जाता है जिसमें न्यूटन्स के लॉज हैं उसको डिस्कस किया गया है। अब उसने कहा है कि एज वी स्टडीड अर्लियर दैट मैकेनिक्स इज डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस। ऐसे ही है, काइनेमेटिक्स है और डायनामिक्स है, ये हमने स्टडी कर ली है। डायनामिक्स जो होती है वो फिजिक्स की वो ब्रांच होती है जो कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर फोर्स अप्लाई होगी तब वो मोशन में आएगा, तो इससे डील करती है, ये डायनामिक्स में आ जाता है। बाकी कुछ जो है वो साइंटिस्ट के नेम मेंशन है, उन्होंने जो है वो कौन कौन से अपनी परफॉर्मेंस की थी वो सारी यहाँ पे डिस्कस की गई है, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। वैसे पेपर्स में ये आती नहीं है लेकिन आपको फिर भी इसका नॉलेज होना चाहिए, अगर कोई भी ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फोर्स कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, यानी फोर्स जो होती है किसी भी बॉडी को मूव करने की वजह बनती है। ऐसे ही अगर कोई जो है ऑब्जेक्ट रेस्ट की हालत में वो रेस्ट में ही रहेगा जब तक उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगी, और यही हमारे पास न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। फोर्स तो वो चीज़ होती है ना जो कि किसी एक्सटर्नल एजेंसी की हम कह सकते हैं जो कि किसी भी बॉडी की पोजीशन को चेंज कर देती है। कॉन्टैक्ट फोर्स होती है और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होती है। कॉन्टैक्ट फोर्सेस में जो है वो इलास्टिक पुश पुल, ठीक है, इस तरह फ्रिक्शनल ड्रैग फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्सेस में आ जाएंगी, ठीक है। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में हमारे पास आ जाती है ग्रेविटेशनल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में आ जाती हैं। तो ये जो है वो आपने इसकी एग्जांपल्स को याद रखना है क्योंकि एग्जांपल्स ही देकर वो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पूछ लेते हैं कि किसकी है। कॉन्टैक्ट फोर्सेस में हमारे पास इलास्टिक पुश पुल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स और ड्रैग फोर्स आती है। नॉन कॉन्टैक्ट में ग्रेविटेशनल और मैग्नेटिक आती है। नेक्स्ट न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है। फर्स्ट लॉ में यही कहा है कि अगर कोई बॉडी जो है वो रेस्ट की स्टेट में है तो वो रेस्ट की हालत में ही रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स है अप्लाई ना की जाए। ऐसा ही है, तो आपको मैंने अभी जो है वो पिछले हमने किसी एक लेक्चर में डिस्कस किया था, बाल की एग्जांपल दी थी, वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना की जाए।
बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं डायरेक्शंस एक्स वाई और जी। इसमें हमारे पास 3 टाइप्स की डायरेक्शंस होती है, साइन, कोस और टेन। ये देख ले, साइन थीटा वाई ओवर आर, कोस थीटा एक्स ओवर आर और टेन थीटा वाई ओवर एक्स। अभी फिलहाल इसको आप याद कर लेंगे, ये एक्स के प्लस वाई के जो है वो आर के इक्वल है। नेक्स्ट अभी जो है वो लेक्चर इसमें थोड़ी सी डिटेल से आपको भी ड्राइव करके दिखाऊंगी कि किस तरह ये आया है। फोर्स फ्री बॉडी डायग्राम्स है, इस डायग्राम को देखते हुए जो है हमें बताना है। देखिए, एक ये बॉडी है मूव कर रही है, इस पर चारों तरफ से फोर्स एक्ट कर रही है। यानी एक तो बॉडी का अपना या कार का अपना वेट है जो कि डाउनवर्ड है, इसका एक्ट कर रहा है, और पीछे की तरफ जिसकी फ्रिक्शन फोर्स है, ड्राइव फोर्स इसको आगे की तरफ है, और जो रोड की जिस रोड पे वो मूव कर रही है उसकी फोर्स जो है वो अपवर्ड है। अब उसने कहा क्या कार ऑन द रोड फोर फोर्सेस एक्ट ऑन द कार, साइज ऑफ द आयरोस वुड बी इंडिकेट अ मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस ऑन द कार। ठीक है, तो ये जो है वो ये डायग्राम जो उन्होंने आपको दी है, तो बस आपने सिर्फ ये दिखाने के लिए कि ए बॉडी पर जो है वो एट अ टाइम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फोर्सेस पे एक्ट कर रही होती हैं। मैस बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट यानी मैटर का वो क्वालिटी ऑफ अ मैटर इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द एबिलिटी ऑफ मैटर टू रेजिस्ट अगेंस्ट द एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब देखिए, इसका जो है बैस की वजह से ये बैलेंस भी है। अगर गाड़ी मूव कर रही है रोड पे, ये अपनी बैस की वजह से बैलेंस है। अगर डाउनवर्ड इसका वेट आ रहा है तो वो अपवर्ड उसको रोड अपवर्ड कर रहा है। ठीक है, तो ये इस तरफ बैलेंस हो रही है। अगर कोई पीछे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स है तो ड्राइवर जो है उसको आगे की तरफ मूव कर रहा है तो वो उसकी ड्राइविंग फोर्स पे आ जाएगा। तो ये बैस की वजह से, यानी ये फोर्सेस जो है वो चारों तरफ से एक्ट तो कर रही है लेकिन ये बैलेंस है, इसी वजह से गाड़ी मूव कर रही है। न्यूटन के सेकंड लॉ में बस यही आपको बताया गया है कि कोई भी फोर्स जब अप्लाई की जाती है तो वो जो फोर्स होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉडी के मास के, लेकिन जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस उसमें होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉडी के। ठीक है, तो क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, लेकिन जो एक्सेलरेशन है वो वही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। तो अब इसमें क्या करना है कि आपने कंबाइन कर लेना है दोनों को, तो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एफ के हो जाएगा और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो है वो मास के हो जाएगा। तो इसमें जो है उसके बाद आपने जो है इसका कांस्टेंट अप्लाई करना है, और कांस्टेंट अप्लाई करने के बाद इसका ऐसा यूनिट निकाल लेना है जो कि आपके पास जो है वो 1 न्यूटन में बनेगा, इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई 1 kg मल्टीप्लाई 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देयरफॉर ऐसे ही मेजरमेंट सिस्टम F इज इक्वल टू ma बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है कांस्टेंट अप्लाई किया और डायरेक्टली की जगह पे। ठीक है, और ये F इज इक्वल टू ma बन जाएगा, यानी ये a इस m के साथ मल्टीप्लाई हो गया और F बाहर आ जाएगा। तो ये आपके सेकंड न्यूटन का लाभ भी आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर 6 है, इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो कवर करने की कोशिश करेंगे, लेक्चर नंबर 6 to 10 तक। तो आज के मैंने आपके मिड पार्ट के कोई 5 लेक्चर्स कवर करवा दी है, मेरे सेपरेट वीडियो भी मौजूद हैं, तो आप जो है वो सेपरेट लेक्चर्स भी देख सकते हैं जिसमें जो है बहुत डिटेल से डिस्क्राइब किया गया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, आप सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए मिड पार्ट के भी फर्दर लेक्चर जो है मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगी। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।